अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम फ्रंट पेज विद अमजद वड़ाइच में सदफ मलिक और अमजद वड़ाइच। जी अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, शुरू करेंगे अपने पहले सेगमेंट टुडेज न्यूज़ से। जी वड़ाइच साहब, लोड शेडिंग फिर बढ़ गई, पानी गायब, साहिवाल में 4 हलाक, देही इलाकों में 21 घंटे और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 51। सबसे पहले तो व्यूअर्स को शब महराज की मुबारकबाद। मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स हमारी तरफ से आपको अल्लाह ताला इसकी बरकतें जो हैं वो सबको तमाम आलम के लिए रहमतुल आलमीन थे, तो तमाम आलम के लिए हम दुआ गो हैं कि आपकी जो रहमतें हैं वो लोगों को मुयसर हों, और पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए और जो हमारी नई हुकूमत है उनके लिए भी, जो हुकूमतें हैं, बल्कि हम बेस्ट विशेस हम ये ख्वाहिश रखते हैं, दुआ करते हैं कि वो भी पाकिस्तान के लिए जो है बाइस बरकत साबित हों। तो तमाम लोगों को शब महराज की मुबारक जी। तो अब आए लोड शेडिंग। ये लोड शेडिंग की खबर उन 24 घंटे की है, एक तरह से कह लें कि जो प्राइम मिनिस्टर के भी पहले 24 घंटे हैं, फर्स्ट 24 आवर्स इन ऑफिस प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ के। तो उसमें जो खबर आई है, जो खबर छपी है सारे न्यूज़पेपर्स में, मुख्तलिफ आपने कहा 4 हलाकतें, एक न्यूज़पेपर में ये भी है कि 6 हलाकतें हुई हैं, और फिर यह है कि दही इलाकों में 21 घंटे तक लोड शेडिंग हुई है, और फिर ये खबर ये भी है कि लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है कम होने की बजाय। और इस तरीके से बहुत सी ये खबरें भी हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी लोगों को मुयसर नहीं है, ट्यूबवेल नहीं चल सके और उसकी वजह से लोगों को पानी मुयसर नहीं है, या अगर ट्यूबवेल चलते भी हैं तो जब ट्यूबवेल बिजली आती है, ट्यूबवेल चलता है तो उनके पास पानी होता है, और जब बिजली जो ही जाती है ट्यूबवेल पीछे से बंद हो जाता है, स्टोरेज का कोई उनका सिस्टम नहीं होता, तो उसके नतीजे में पानी जो है, और ख़ास तौर पे गड़ी शो के लोग, और ये स्पीकर साहब का जो हल्का है, हमारे जो नए मुंतखब स्पीकर साहब हैं, बल्कि उनकी ये भी शिकायत है कि उनका जो इलाका है उस मतलब वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो गई है। जो वाटर सप्लाई की पाइप्स हैं वो डाइवर्ट कर दी हैं स्पीकर साहब ने, जो उनके अपना एरिया से, अपने जहाँ पे वो रहते हैं, ये उनके आप कह लें लोग होंगे, जो भी उसकी वजह होगी, डाइवर्ट कर दी है, और जो दूसरे लोग हैं वही उसी गड़ी शाह के इलाकों में रहने वाले मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उस पानी से महरूम हो गए वाटर सप्लाई का इशू। तो ये इस तरीके से मुख्तलिफ शहरों में ये सारा सिलसिला वो भी है कि ऐसे भी शहर हैं कि लोगों को नहाने के लिए पानी मुयसर नहीं आया। सारा मीन्स के जो फर्स्ट 24 आवर्स हैं उसमें जो पूरी कौम की थी एक के जी हमें को बहुत बड़ा मिरेकल होगा, मौजज़ा होगा, और बस वो आएंगे तो ख़त्म हो जाएगा मसला, ये जो लोड शेडिंग का कंट्रोल हो जाएगा। तो उसमें वाज़ेह तौर पे जो फ़र्क है कम होने की बजाय इजाफा हुआ है। अच्छा भाई साहब, 11 मई से लेके अब तक बड़े हंगामी इजलास किए गए और बड़ी बातें की गई, और तवानाई बहरान पे रोज़ ही बात हो रही होती है, तो उसका क्या नतीजा निकल रहा है? क्या हम आगे की तरफ नहीं जा रहे? नहीं, आगे की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। देखें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द पंखा बंद होगा, हाँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो हमें तवक्को तो ये रखनी चाहिए। मैं तो पहले 24 घंटे की बात करूं, मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा, मायूस होना भी नहीं चाहिए, हमें ये तवक्को रखनी चाहिए। आपने जो बताया कि 11 मई से लेके आज तक जितने भी काम, जितनी भी कोशिश या खबरें जो उनके मीडिया सेल ने जारी की हैं वो यही जारी की हैं कि मियां नवाज शरीफ ने जितने भी इजलास किए हैं वो तवानाई बहरान के ऊपर उसको किस तरीके से करना है। तो और पिछले एक विचुअली जो सिचुएशन थी वो ये थी कि पिछले 15 दिन पहले उनके टेक ओवर करने से पहले वजारत पानी व बिजली का कंट्रोल ख्वाजा आसिफ साहब संभाल चुके थे प्रैक्टिकली, और जो जाहिर है कि वो नोटिफाई नहीं कर सकते थे चूंकि अभी वो मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन वो सारी जो मीटिंग्स हैं वो ले रहे थे और सारा उस मामला था। प्राइम मिनिस्टर खुद भी एक्सरसाइज कर रहे थे, बाकी सारी जो उनकी टीम्स है वो भी कर रही थी। तो इस लिहाज से तवक्को ये थी कि जितनी इस पे एक्सरसाइज हुई है, जितना काम हुआ है, पहले 24 घंटे में आते ही कोई ना कोई इस पे एक वाज़ेह तौर पे ऐलान होगा। तो जो उसमें हुआ है पहले 24 घंटे में, ये हम अपने व्यूअर्स से शेयर कर सकते हैं कि हम उनको ज़रूर ये बताएं कि पहले 24 घंटे में हमारी जो नई गवर्नमेंट आई है उसने इस क्राइसिस के ऊपर किया क्या है। एक तो ये है कि मियां नवाज शरीफ ने परसों भी इस्लामाबाद में इजलास किया, कल लाहौर में एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस से उन्होंने ख़ताब किया और बड़ी डिटेल से लोगों से डिस्कशन की, और उसके बाद जो बात उसके बाद भी ये था कि शायद कोई खबर आए इस तरह की कि क्या, लेकिन खबर जो आई वो ये थी कि अपने ख़ताब में उन्होंने वो जो पार्टिसिपेंट से उनको कहा कि आप मुझे को वाज़ेह
प्लान दें शॉर्ट टर्म और मैं क्या कर सकता हूँ। तो मीन्स कि अभी भी वो थिंकिंग स्टेज पे है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो थिंकिंग स्टेज पे है, अभी स्ट्रेटेजी चाक आउट करने की स्टेज पे है, अभी वो इनपुट ले रहे हैं, अभी कोई फाइनल प्लान नहीं हो सका अभी तक कि जी करना क्या है इसके ऊपर। हाँ, जो खबरें कुछ आई हैं इस हवाले से मुख्तलिफ, मियां नवाज शरीफ ने भी ये कहा है, ये उनको कहा, एडवाइस एक तरह से उनकी है, डिसीजन नहीं है, ये एडवाइस है कि जो पावर प्लांट्स हैं उनको कोयले के ऊपर मुंतकिल किया जाए। और या ज़ाहिर है ये एक लंबा प्रोसेस है, वो कब मुंतकिल होंगे, कितना वक्त लगेगा इसमें, और फिर उसके बाद जो है वो सस्ती बिजली पैदा होगी, वो सस्ती बिजली पैदा करने के चक्कर में, और दूसरा फ्यूल चूँकि वो इंपोर्ट करना पड़ता है तो उस लिहाज से भी कोयला हमारा अपना लोकल यहाँ से होता है। लेकिन ये भी एक पुराना आइडिया है, उस पर उन्होंने एडवाइस की, एक ख्वाहिश का इजहार किया है कि ऐसे होना चाहिए। लेकिन इसके साथ और जो खबरें इस हवाले से कुछ, वो एक खबर तो यह है कि जो जितनी एस्टेब्लिशमेंट है, चेयरमैन वापडा समेत जितनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उन सब के सरबराह जो हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। अपनी टीम लाएंगे, चले ठीक है, अपनी टीम लाना उनका हक बनता है। एक खबर ये चल रही है, लेकिन ये भी आते ही फिर उनको उड़ा दें पहले वो। लेकिन यह है कि मियाँ साहब ने ये कहा था कि हम बोर्ड्स बनाएंगे, कमेटीज बनाएंगे, एडवर्टाइज करेंगे, पता नहीं ये भी उसमें आती हैं कि नहीं आती हैं। लेकिन यह है कि जो भी तकर्रियाँ होंगी होपफुली वो मेरिट पे होंगी। और ख़ास तौर पे उसमें एक चीज़ जो मैसेज एक तरह से खबर, वो ये है कि जहाँ पे लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं उस बुनियाद पे और ये फैसला होगा कि चेयरमैन जो है, और ये भी एक लंबा प्रोसेस है ना, जिसके नतीजे में जो फौरी लोग इम्पेशेंट थे क्या होगा, ये उसका हिस्सा नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस है कि उनके एस्टेब्लिशमेंट चेंज कर दें, हेड्स चेंज कर दें। अच्छा, दूसरी कोयला हो गया, ये हो गया, और तीसरी ये खबर जो है वो थोड़ी सी खौफनाक भी हो सकती है आपके लिए। वो ये हो सकती है कि एक हमारे दोस्त हैं रऊफ साहब, वैसे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, वो कहते हैं, उन्होंने ये कहा नहीं मुझे कि मेरी बात करें, उन्होंने कही हुई थी, मैंने कोट कर दी, वो बेचारे कहीं किसी अजाब में ना आ जाएं। वो कहते होते हैं कि जब भी कुछ चेंज ओवर होता है तो गरीब को और जूते पड़ते हैं। वो ये उनका एक कॉल है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वो ये हो रहा है कि एक खबरें, अब मुझे नहीं पता ठीक है, एक अपने भुट्टा साहब हैं, जफर भुट्टा साहब रिपोर्टर हैं, उनकी खबर है, वो जो कह रहे हैं जी कि एक जो ज़ेर गौर तजवीज़ है वो ये है कि CNG जो सेक्टर है उसको डिस्करेज किया जाए। अच्छा। और उसका जो यूसेज है उसको कम करने के लिए उसकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ाई जाएं, और उनको फ्यूल जो तेल है उसकी प्राइसेस के एट पार लाया जाए। ये वो पॉलिसी है जो तसलसल है डॉक्टर आसम का, पीपल्स पार्टी का, जरदारी साहब की पॉलिसी का। अनफॉर्चुनेटली वो भी ये कोशिश करते रहे, बड़ा इस पर एहतजाज भी होते रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया और बहुत सी चीज़ें इस पर होती नहीं। और उस वक्त ये कहा जाता था कि जी वो इसलिए कर रहे हैं जानबूझ के, CNG सेक्टर को डिस्करेज करना चाह रहे हैं कि LPG को लाना चाह रहे हैं। LPG चूँकि CNG से पैसे कमा गई उससे पहले की जो काफ लीग की गवर्नमेंट थी, तो ये चाह रहे थे कि इसको छोड़ के आप LPG लें। तो ये उसी थिंकिंग का तसलसल जो है इसमें वो जो माफिया है पीछे LPG दिस एंड दैट, मुझे नहीं पता, अनफॉर्चुनेटली मैं इस पे कहूंगा भी कुछ नहीं। लेकिन यह है कि बहरहाल ये एक तजवीज़, इसका सारफ के ऊपर जो असर पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि CNG सस्ती मुयसर होती है लोगों को गाड़ी चलाने के लिए, वो फिर नहीं रहेगी, वो पेट्रोल और वो बराबर हो जाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव ये इस खबर के मुताबिक वो ये है कि उसका यूजेज कम होगा तो गैस दूसरे सेक्टर्स के लिए मुयसर होगी। एक CNG की, दूसरा इसमें है फर्टिलाइजर सेक्टर। अगर फर्टिलाइजर की जो सेक्टर के लिए जो गैस प्राइसेस हैं बढ़ाई जाती हैं तो खाद महंगी हो सकती है, वो भी एक आम किसान जो है उससे वो अफेक्ट हो सकता है। और तीसरा जो है वो प्लांट्स के लिए जो गैस है उसको, बहरहाल ये है। और इसके साथ एक और खबर भी, अब्दुल मनान साहब हैं, रिपोर्टर हैं, जिन्होंने कल की कॉन्फ्रेंस ये रिपोर्ट की थी, एनर्जी कॉन्फ्रेंस। उन्होंने उसमें से जो खबर निकाली हुई है, जो रिपोर्ट की हुई है, अंग्रेजी अखबार में छपी हुई है एक में, वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ाने की, टैरिफ बढ़ाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। तो वो अगर बढ़ जाती है गैस की भी और उसकी भी, तो असल इशू ये है कि लोगों को बिल्स जो हैं वो अगर बहुत ज़्यादा वो आना शुरू हो जाएं, बिजली कंट्रोल ना हो, तो ये मसला, ये सोल्यूशन जो मियां नवाज शरीफ को दिए जा रहे हैं, जी जाहिर है उनके नहीं है, जो उनको प्रपोजल्स मुख्तलिफ दी जा रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सोल्यूशन है। साहब, नेशनल ग्रिड स्टेशन में भी कोई पैदावार में भी कोई इजाफा? एक खबर ये भी है, ये भी खबर एक आई हुई है कि जी वो उसमें 1500 मेगावाट का इजाफा वो बड़ी जल्दी सून है उसमें कि वो जल्दी उसमें इजाफा मुतवक्को है और उसको ऐड किया जाएगा नेशनल ग्रिड में। लेकिन वो ऐड भी हो तो 1200 मेगावाट टोटल फिर हो जाएगी प्रोडक्शन। सपोज आपकी अगर 1200
मेगावाट तक उसको बढ़ा भी लें तो आपका जो गैप है वो 4000 5000 मेगावाट बल्कि 5000 मेगावाट तो फिर भी रहेगा। दैट मीन्स कि लोड शेडिंग तो कंट्रोल नहीं हो सकेगी। ये कोई ऐसा सोल्यूशन 1500 मेगावाट ऐसा नहीं है। वो तो तभी है कि 4-5000 6000 का गैप वो नहीं अगर फेल होता, वो जो है आप 5000 के गैप को 3000 पे ले आए फौरी तौर पे, 2000 पे ले आए, उसके लिए सर्कुलर डेट के लिए आपको कम करने के लिए पैसा पंप इन करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये है कि उसकी तरफ जो है ना वो चीज़ें जो सोल्यूशन की तरफ जाते हुए मुझे जो फील पहले 24 आवर्स की जो खबरें हैं मैं चाहता था व्यूअर्स में शेयर करूं और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम ये तवक्को रखते हैं कि गरीब को और जूते ना पड़े, इसमें से उसको कुछ रिलीफ का पहलू जो है वो उसके नजर है। हमारी जो मैशत का पहिया है, नवाज शरीफ ने भी कल कहा है जी वो जंग लड़ेंगे और शहबाज साहब ने कहा है जी इसके खिलाफ जंग लड़ेंगे एनर्जी क्राइसिस के खिलाफ। तो वो एनर्जी क्राइसिस के खिलाफ अल्लाह करे जंग की उनकी कामयाब हो और वो जंग जो है वो जीत जाते हैं उधर, तो पाकिस्तान जीत जाएगा, वो पाकिस्तानी अवाम जीत जाएंगे, हमारी इकॉनमी रिवाइव हो जाएगी। तो वो समझे वो पाकिस्तान की जंग है, वो जो लड़ने जा रहे हैं, तो हम हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो इसमें कामयाब हो। आमीन। भाई साहब इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं कलीम अहमद बात कर रहा हूँ जी, कराची से। जनाब अर्ज ये करना है कि मैं आपके तज़किरे और तबसरे सुनता हूँ, सुबह सुबह का आवाज ही मेरा आपके साथ होता है। जी आज मैंने हिम्मत की, दो सवाल करता हूँ आपसे। एक तो ये कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब को जो मैंडेट मिला है माशाल्लाह वो हम सब की पूरी पाकिस्तान की कौम के उमंगों के मुताबिक है। ठीक है। हम जो हमारे जैसे तबका जो है जो आप आजाद से अवेयरनेस लेता है उसको भी समझ आती है कि नवाज शरीफ जैसे लोग ऑनेस्ट लोग जो है वो आलमी ताकतों के लिए नाकाबिल कबूल होते हैं। एक तो हम सबसे पहले ये दुआ करें कि परवरदिगार उनको ये ट्रम्प पूरा करने की सर उन्होंने किया, मगर मुझे यकीन नहीं है कि करेंगे ये, अगर हो गया तो बहुत बड़ा मर्जा होगा। ठीक है। और दूसरा ये एक सवाल और आपसे कि ये जो पानी की मछली जो है जो बगैर पानी की नहीं रह सकती, मेरी मुराद जो है एमक्यूएम से, क्या ये बगैर गवर्नमेंट के कुछ दिन गुजार लेगी सुकून के साथ? अच्छा चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। एमक्यूएम बगैर गवर्नमेंट के कुछ दिन गुजारेगी, ये तो अब मामला देखें। पिछली दफ़ा भी हुआ ये था कि 2008 की जो उनकी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसमें शुरू में एमक्यूएम नहीं थी, शुरू में नून लीग थी, उनके साथ काफ लीग भी नहीं थी बल्कि। तो नून लीग ने जब 1 महीने के अंदर छोड़ दिया उस गवर्नमेंट को, फिर जरदारी साहब जो हैं उन्होंने वो एमक्यूएम को ले आए अपने साथ, फिर एमक्यूएम के साथ जेयूआई एमक्यूएम वो उनके साथ थे। फिर एक स्टेज है कि एमक्यूएम जेयूआई ने उनको छोड़ने का इंदिया जब दिया, जेयूआई तो छोड़ गई, एमक्यूएम दरमियान में छोड़ गए हैं, नहीं छोड़ गए, छोड़ गए हैं, छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे, तो फिर काफ लीग को उन्होंने शामिल कर लिया और वो सिचुएशन से ओवरकम उन्होंने कर लिया जो मुश्किल सूरत हाल थी। तो एमक्यूएम जो है वो अभी भी हो सकता है कि पहले की तरह, पहले को 3 महीने बाद वो शामिल हो गए थे, तो अभी भी शामिल हूँ। ये पता नहीं है कि वो कराची के साथ शामिल होते हैं या इस्लामाबाद के साथ शामिल होते हैं, ये अभी वक्त लगेगा। उन्होंने जो शो किया है टेंडेंसी, वोट दिया मियाँ नवाज शरीफ को, इसका मतलब यह है कि वो चाहते ये हैं कि हम इस्लामाबाद के साथ शामिल हो, तो ये तो वक्त बताएगा। बाकी मियाँ नवाज शरीफ के लिए दुआएं इनकी भी हैं, हमारी भी वो जो है। अच्छा जी, वोटों की ट्रिपल सेंचुरी वजारत आला की हैट्रिक, 2014 में पटवारी कल्चर खत्म कर देंगे शहबाज शरीफ। लेकिन मेरे 24 घंटे जो मियाँ नवाज शरीफ के हैं उसमें और भी चीज़ें कुछ हैं, क्या वो मुझे इजाज़त दे दें तो वो उसमें 2 चीज़ें और भी। एक ये होता है कि जब कोई भी गवर्नमेंट इन ऑफिस वो जब चार्ज लेती है तो पहले 24 घंटे में उन्होंने अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं अपनी टीम की, ब्यूरोक्रेसी में से। तो वो मेरा ख्याल है कि वो भी व्यूअर्स से हम शेयर कर लें। तो मैं ये समझता हूँ कि एक पंजाब के चीफ सेक्रेटरी नोटिफिकेशन उनका हो गया जावेद असलम साहब, और दूसरे आईबी के चीफ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्लॉट होती है, आफ्ताब सुल्तान साहब, उनको डीजी लगाया गया बड़े जो है। और तीसरे प्रेस सेक्रेटरी हमारे मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो महीउद्दीन वानी जो पहले शहबाज शरीफ की टीम में थे, उनको वहाँ पे ले जाया गया और प्रेस सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया गया। चौथा ये है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सीट थी वो अबॉलिश करके सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, वो नासिर खोसा साहब वो हैं ही, लेकिन बाकी जो स्टाफ है, खालिद शेरदिल वहाँ पे गए हैं, या दूसरे जो लोग वहाँ पे गए हैं, नदीम हसन आसिफ हैं, इस तरह की जो टीम है वहाँ पे, वो अभी जो फील आ रही है कि जो ऑफिसर्स सिलेक्ट किए जा रहे हैं अपनी टीम के लिए वो अच्छे ऑफिसर्स हैं। आफ्ताब सुल्तान साहब किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं मानते, ना वो नून लीग के हैं ना वो किसी और पार्टी के हैं, बड़े प्रोफेशनल ऑफिसर हैं। जावेद असलम साहब जो हैं वो हैं थोड़े से राइटिस्ट,
लेकिन यह है कि बड़े प्रोफेशनल ऑफिसर हैं जो पंजाब वो PND के चेयरमैन रहे हैं, और बहुत सी जो शहबाज शरीफ की डेवलपमेंट का क्रेडिट है वो उनको भी जाता है, क्योंकि सारी प्लानिंग PND ने करनी होती है। तो 5 साल उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे, फिर PND के चेयरमैन उसके बाद रहे, तो उनकी जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज थी उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एक तरह से कह लें जावेद असलम साहब की थी। ये मेट्रो बस मनसूबा हो या और मुख्तलिफ मनसूबे हों, तो इनकी कामयाबी में जावेद असलम साहब का इकनॉमिक्स उन्हें पढ़ी हुई है, उस पर PhD भी वो कर रहे हैं, वो उनकी मुकम्मल पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है। बहरहाल एक ऐसे ऑफिसर हैं जो काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले ऑफिसर हैं। वानी साहब की तो सबको पता है, मीडिया मैनेजमेंट पंजाब मियां शहबाज शरीफ का इमेज बिल्डिंग में उन्होंने जो है बहुत सी मनफी चीज़ें भी उन्होंने नहीं आने दी, मुस्बत चीज़ें बहुत हाईलाइट की, तो बड़े सक्सेसफुल मीडिया मैनेजर यहाँ पे साबित हुए, तो वहाँ पे उनका रोल जो है। लेकिन एक बात इसमें मुझे कहनी है जी जरूर, वो ये है कि एक अनफॉर्चुनेटली जो इम्प्रेशन बनता जा रहा है सरकारी अफसरों के बारे में, वो ये बनता जा रहा है कि उसमें भी ग्रुप्स बन गए, वो पोलिटिसाइज हो गए। अच्छा। और उनमें इस तरीके से ये DMG नून लीग है, ये DMG पीपल्स पार्टी है, ये DMG काफ लीग है, अच्छा, और उनकी लॉयल्टीज हैं, ऑफिसर्स की लॉयल्टीज, वो लॉबिंग करते हैं, लॉबिंग करके जो पोलिटिसाइज्ड ऑफिसर्स हैं वो हमेशा अच्छी पोस्टिंग्स ले लेते हैं। कोई भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, काफ लीग की हो या अब मुस्लिम लीग नून की है, तो अब भी ये बात कही जा रही है कि DMG N वो बड़ा एक्टिव है। अच्छा। मींस के टैग हो गए ऑफिसर्स, और ये पता है कि इनकी पॉलिटिकल जो दिलचस्पियां हैं वो किस तरफ हैं, या अपने आप को उस तरीके से उन्होंने कर लिया है और ये लॉयल्टीज का यकीन उन्हें दिला लिया है कि जी हम तो बड़े आपके लॉयल हैं। तो ये जो उसमें होता ही है कि जो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, आप कह लें पोलिटिसाइज, उनके मुकाबले में जो प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, होता ही है कि वो अपने दफ्तरों में बैठे काम कर रहे होते हैं, उन बेचारों को पूछते ही कोई नहीं है। तो अभी भी ये होता रहा है कि जब ये इलेक्शन जीत गए मुस्लिम लीग नून, तो रायविंड में डेरा डाल दिया DMG N के, वो कहते हैं ये DMG N है। अच्छा। जो उन्हें डेरा डाल दिया और उसके बाद वो अच्छी पोस्टिंग्स ले जाते हैं, तो जो प्रोफेशनल ऑफिसर्स में बैठ के काम को फोकस करते हैं वो बेचारे कहीं के भी नहीं रहते। बहुत से तो ऐसे अब ऑफिसर्स हैं जो चले जाएंगे, उनको ना इस्लामाबाद में जगह मिलेगी ना लाहौर में जगह मिलेगी, जो बड़े वाज़ेह तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ थे या काफली के साथ थे। लेकिन यह है कि उनके अलावा भी बहुत से ऑफिसर्स हैं जो उस वक्त भी कहीं पे अच्छे प्लेस्ड नहीं थे, अब भी नहीं हैं। तो वो मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को और मियां शहबाज शरीफ को इस पे जरूर तवज्जो देनी चाहिए कि जो प्रोफेशनल, जैसे आफ्ताब सुल्तान है, इनकी तरह के प्रोफेशनल ऑफिसर्स या जावेद असलम है, और भी बेशुमार ऑफिसर्स हैं जो बिल्कुल साइड पे हैं, उनको आगे लाया जाए और उनको काम दिया जाए। वो लोग हैं जो फॉर द सेक ऑफ प्रोफेशन ड्यूटी के ऊपर फोकस करते हैं और काम करते हैं, उनको जितना मौका दिया जाएगा, और उनको भी थोड़ी सी दिलजोई भी होनी चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म भी एक मेरिट हो सकता है लॉयल्टी के अलावा भी। तो बहरहाल ये है कि उसमें हम ये तवक्को रख सकते हैं कि उनको मौका दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। एक और जी वडाई साहब, नहीं, एक और भी ये दहशत गर्दी का इशू भी है, इसके ऊपर जो पहली वो चले बड़ा ब्रीफ में उसमें कह देता हूँ कि जो पहली पॉलिसी गाइडलाइन सफारती मिशंस को दी गई है हमारे पूरी दुनिया में, वो जारी कर दी गई है, हमारी गवर्नमेंट ने जारी कर दी है। और उसमें बहुत अच्छी बात जो है एक ये है, बड़ा जैसे होता है ना जड़ से पकड़ना मसले को, खास तौर पे दहशत गर्दी एक बहुत बड़ा इशू है। तो जो गाइडलाइन में मेजर चीज़ वो जो उसमें नज़र आई वो ये है कि जो फॉरेन सोर्सेज हैं, फॉरेन फंडिंग, यहाँ पे शिद्दत पसंद तंजीमों के, वो फिरका वाराना हूँ या ये दूसरे और तंजीमें हूँ, उनके फॉरेन फंडिंग रोकी जाए। मैं ये समझता हूँ अगर इस पे वो कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल ऐसे ही। जी नाज़रीन, वक्त और एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी नाजरीन, आपको लेके चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट कार्टून ऑफ द डे की तरफ। जी वडाई साहब, जी आज हमारे पास दो कार्टून्स हैं। एक पहला कार्टून हमारा जो है वो फौजिया कसूरी साहबा PTI छोड़ गई हैं, तो उस हवाले से कार्टून्स ने एक कार्टून बनाया है। अच्छा। और उसमें इमरान खान साहब को दिखाया गया है वो टिकट्स तकसीम कर रहे हैं विमेन सीट्स के। अच्छा। और कह रहे हैं कि आओ जो है ना मुझसे टिकट्स ले लो, खवातीन को वो कह रहे हैं, और खवातीन ने लाइन बनाई हुई है उनके आगे। एक खातून है जो ऊपर से पैराशूट के जरिए लैंड कर रही हैं। अच्छा। और पूरी उस रो को वो जंप ओवर करके एक तरह से कह लें वो आगे
अच्छा। जो है ना वो आ रही हैं, और वो लैंड भी अभी पूरा उन्होंने नहीं किया। इमरान खान साहब उनको तो खवातीन को जो सामने लाइन बना खड़ी हुई कह रहे हैं टिकट ले लें, लेकिन जो ऊपर से आई हैं टिकट उनको हाथ में पकड़ा रहे हैं। अच्छा, और ये शीरी मजारी हैं बुनियादी तौर पे। अच्छा। ये झगड़ा जहाँ से शुरू हुआ, शीरी मजारी ने किया ये कि पहले वो पीटीआई के साथ थी, फिर वो छोड़ गई पीटीआई। उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना वो कोई अहमियत नहीं दे रहा, कोई पूछ नहीं रहा मुझसे, ये तो वो छोड़ के चली गई। उसके बाद उनको इमरान खान साहब ने राजीबाजी किया कि ठीक है जैसे भी। वो जब वापस आई मार्च 2013 में वापस आई और उनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया और नाम ऑन द टॉप ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स ऑफ पीटीआई वो उनको रखा गया। वो जब टॉप पे आ गई तो जो ऑलरेडी ये लाइन जो लगी हुई है ये थोड़ी सी पीछे रह गई ना फिर। और इसमें जो ऑर्डर था उसमें जो था उस ऑर्डर में वो डिसऑर्डर हो गया। दूसरे नंबर पे आ गई मुनीजा हसन जो वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है, जिन्होंने फौजिया कसूरी को वुमेन विंग की प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शंस में हराया था। सही। तो वो आगे आ गई। इनके बाद दूसरे नंबर पे वो आ गई। फिर आयला मलिक, उन्होंने जाहिर है वहाँ पे बड़ा काम किया है। मियाँ वाली में इमरान खान का इलेक्शन इन्होंने लड़ा था। फिर मियाँ वाली से बिलोंग करती हैं जो नवाब फैमिली है मियाँ वाली की, और उनका वहाँ पे बड़ा रोल था। अभी भी जो है ना उनके बारे में हो रहा है कि शायद टिकट उनको दे दिया जब मियाँ वाली सीट जो छोड़ी है उन्होंने। अच्छा। तो तीसरे नंबर पे उनका नाम आ गया और फौजिया कसूरी चलेगी चौथे नंबर पे। तो उसके 2 सीटें उनको मिली। वो 2 सीटें पहली ले गई शीरी मजारी पंजाब से और दूसरी सीट ले गई मुनीजा हसन। और जो आयला मलिक और फौजिया कसूरी उनके बाद वाली खवातीन है वो बेचारी देखती रहेगी। तो ये इनको ग्रीवेंस जो है बुनियादी तौर पे, तो ये बिल्कुल कार्टूनिस्ट ने उस फैक्ट को सही एक तरह से तस्वीर कह लें यहाँ पे ठीक 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 ठीक। दूसरा हमारा कार्टून जो है वो एक और है। कल मियाँ शबाशी साहब वज़ीर-ए-आला बने हैं, जो आप खबर कह रही थी कि उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल की है और 300 का अदद उनको इतने वोट्स मिले हैं 371 की असेंबली में, पंजाब असेंबली में। शहबाज शरीफ 300, महमूद रशीद को सिर्फ 34 वोट उनको मिले। पीपल्स पार्टी ने एब्सटेन किया। तो उसके नतीजे में जो उनको वोट मिले हैं वहां पे, तो उसको जावेद इकबाल साहब ने एक तरह से कह लें कि वो दिखाया है। और उसमें वो कहते हैं जी अपोजिशन किधर है, ये स्पीकर साहब हैं ऊपर जो बैठे हुए हैं राना इकबाल साहब और साथ सीएम साहब हैं, वो दोनों वहाँ दूरबीन लगा के ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जितनी भी सीट्स हैं वहाँ पे सूबाई असेंबली में सब के ऊपर एन 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 लिखा हुआ, यानी मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग। तो 300 का अगर अदद होगा उनको वोट देने वालों का, तो फिर उसमें है मुस्लिम लीग ज़िया भी है और भी छोटी छोटी जो जमातें हैं। जमात इस्लामी के एक एमपीए हैं वसीम अख्तर साहब, ज़िया साहब के वो 2-3 उनके एमपीए हैं, इजाजुल हक साहब के, या और जो नहीं उन्होंने तो वोट उनको नहीं दिया बाय द वे, उन्होंने तो महमूद रशीद साहब को वोट दिया। जो 300 का अदद है वो टच करने के लिए जो बाकी छोटी छोटी वहाँ पे 2-2, 3-3 वाली एक वाली जमातें उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया है। तो बहर यह है कि वो 300 का अदद जब टच किया उन्होंने, तो अपोजिशन बेचारी नन्ही मुन्नी सी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि नजर ही नहीं आ रही। तो अब उसमें असमीना खावर हयात जो हैं वो भी बड़ी परेशान होगी कि इतनी उधर खवातीन, वो कल जैसे नारे लगा रही थी शहबाज शरीफ के लिए, भरपूर किरदार अदा करेंगे। नहीं कल वो परेशान नजर आ रही थी उधर इतनी खवातीन, वो नारे जब शहबाज, चूंकि खवातीन ने नारे ही तो लगाने होते हैं, तो वो सारी वो 35 से ज्यादा तो उनकी हैं मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने जो नारे जब लगा रही थी शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे और उस दौरान में और जब अनाउंसमेंट, तो असमीना खावर याद वो बड़ी परेशान उंगली वो देख रही थी कि मैं इनका क्या करूंगी, इनसे कैसे निपटूंगी, मैं अकेली, ये किस तरह मुकाबला होगा। तो बहरहाल ये है कि वो जो अपोजिशन है नन्ही मुन्नी वो ढूंढ रहे हैं। होपफुली जो इन 5 असेंबलियों में सबसे जो कमजोर अपोजिशन होगी वो पंजाब असेंबली में होगी। फेडरल लेवल पे भी वो अभी तितर बितर हैं, हो सकता है बाद में इकट्ठे हो जाएं, तितर बितर है तो फिर वो भी बड़ी कमजोर अपोजिशन होगी, लेकिन वो 100 के करीब हैं वहाँ पे। पीपल्स पार्टी, काफ लीग और दूसरे पीटीआई मिला के सारे जो मुख्तलिफ हैं, तो उसमें भी ये चांस हो सकता है शायद जेयूए भी गवर्नमेंट को बाद में ज्वाइन कर ले, एमकेएम भी कर ले, तो उनका फिगर नीचे आ जाएगा 60-70 में। लेकिन इवन देन 60-70 का फिगर भी बड़ा, इतने लोग बैठे हैं अपोजिशन में, तो बड़ा वो टफ टाइम दे सकते हैं। ठीक। अच्छा भाई साहब, ये जो कह रहे हैं कि 2014 में पटवारी कल्चर का खात्मा कर देंगे शहबाज शरीफ साहब, इसमें कोई वाकई पटवारियों के लिए खतरे की है? देखिए, इसमें पटवारी एक ऐसा एलिमेंट है हमारे मुआशरे का जिसको कभी खतरा नहीं हुआ। अच्छा। और ये जो पटवारी और थाना कल्चर खत्म करने की बात है, ये आज से 50 साल पहले भी मुतालबा था, 20 साल पहले भी था और 10 साल पहले भी था। हर जो नया चीफ मिनिस्टर आता है वो भी ये नारा लगाता है, हर जो नई गवर्नमेंट आती है। मेरा ख्याल था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनकी बड़ी अच्छी स्पीच थी, कोई 1 घंटे की स्पीच थी, और उन्होंने अपने जो प्रोग्राम्स दिए, उन्होंने एनर्जी के ऊपर सबसे ज्यादा उन्होंने भी फोकस किया कि इसको खत्म करवाएंगे। जाहिर है उनके भाई हैं प्राइम मिनिस्टर,
तो अब तो जो शिकायत उनको पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ थी वो शायद नहीं होगी। इस्लामाबाद से जो उनको सपोर्ट चाहिए एनर्जी क्राइसिस को, चूंकि पंजाब में मेन उसका इशू था, तो वो शायद हल हो जाए उसकी, तो वो ठीक है। बाकी उन्होंने बड़ी और भी कई चीजें थी ऐसी बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा जी गरीबों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, ये पहले भी होता रहा है कि कार्ड देंगे ये, लेकिन होपफुली ये उनको इशू किए जाएंगे और बड़ी अच्छी बात है अगर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा जी सोलर शमसी ट्यूबवेल देंगे, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि चलें, चूंकि बिजली, वैसे बिजली की मसला हल जाए तो शमसी ट्यूबवेल का मसला ही नहीं रहेगा। ये तो तब था जब ऊपर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और बिजली नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने कहा सोलर पैनल दे दें स्टूडेंट्स को। अब जब बिजली वो आनी है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, तो क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिजली नहीं आनी और शहबाज शरीफ कह रहे हो कि बिजली तो आनी नहीं है तो इनको जो है ना वो मुतबादल दे दें। ये थोड़ी सी इसमें मुझे नहीं समझ आती। तो वो अगर बिजली नहीं आनी फिर तो दे दें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बिजली का मसला हल हो जाता है तो फिर जो है ना इसकी सोलर पैनल की जरूरत नहीं रहेगी। बहरहाल यह है कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो हमें देखना होगा, वॉच करना होगा। अपोजिशन तो है नहीं, क्रिटिसिज्म बहुत कम हो सकेगा, वो बहुत मैनेज भी नहीं कर सकेंगे महमूद रशीद साहब और शहबाज शरीफ साहब को। एक तरह से वॉक ओवर लाइक उनकी गवर्नमेंट की सिचुएशन होगी, फैसले वो खुद ही करेंगे, खुद ही अपना एहतसाब भी करेंगे, खुद ही उन्होंने सोचना है कि क्या आवाम के लिए बेहतर हो सकता है। तो होपफुली उनकी जो पॉलिसीज हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड होंगी और कोई उनको एक तरह से फ्री हैंड होगा और बहुत सी हम तवक्को रख सकते हैं आवाम के लिए। कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ख्वाजा अंजुम बात कर रहा हूँ जनाब। ख्वाजा साहब, रात शबे महराज थी और शिबली नौमानी ने हजूर की पैदाश पे बड़ी एक लतीफ पैराया लिखा है जी। आज वो आपकी नजर कर रहा हूँ जी, फरमाइए। शिबली नौमानी ने कहा कि चमनिस्तान दहर में 12 रूह परवर बहारें आ चुकी, चरखे नादरा कार ने कभी कभी बज़्म आलम में सर्रो सामानी से सजाई के निगाहें खैरा होके रह गईं। लेकिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख वो तारीख है जिसके इंतजार में पीरे कुहन साल दहर ने करोड़ों बरस सर्फ कर दिए। तैयार गाने फलक किसी दिन के शौक में अजल से चश्मे बराते, चरखे कुहन मुत्तहाए दराज इसी सुबह जान नवाज के लिए लहलो निहार करवटें बदल रहा था। कारकुनाने कजाओ कद्र की बज़माराइयां, अनासिर की जिद्दत तराजियां, माए खुर्शीद की फिरोग अंगेजियां, अब्रो भारत की तरदस्तियां, आलम अक़दस का इन्फास पाक, तौहीद इब्राहिम, जमाल यूसुफ, ये सब इसीलिए थे कि ये जान जाने नवाज मसीह के काम आएंगे। 12 रबीउल अव्वल को बिलाखिर वो साहित्य हमायूं भी आ पहुंची जब बतन आमना से वो नूर हवेदा हुआ जिसकी रोशनी से 4 वांगे आलम मुनव्वर हो गया। कैसर और कसरा के कुंगरे गिर गए, आतश कदे फारस बुझ गया। आसमान ने जमीन को मुबारकबाद दी कि आज तेरे सीने पर शफीउल मुज़नबीन, सैयदुल मुरसलीन, रहमतुल आलमीन, दानाए सुंबुल, खत्मुल रसूल, मौलाए कुल का ज़हूर बाजमाल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा साहब ने हमें शब महराज चूँकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता वाक़या और उन्होंने रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु की पैदाइश के ऊपर मौलाना शिबली नौमानी की बड़ी अच्छी खूबसूरत सीरत के ऊपर किताब है, तो उनकी थैंक यू, अल्लाह ताला उनके जज़ाए खैर दे जी। आगे जी नाज़रीन, आप लेके चलेंगे आप सबको अपने नेक्स्ट सेगमेंट कैमराज आई की तरफ। जी वडाई साहब। जी, कैमरास आई में हमारे पास 2 तस्वीरें हैं, लेकिन दोनों बुनियादी तौर पे एक इशू के ऊपर हैं। अच्छा। एक तो गोल्डन टेम्पल का वाक़या हुआ था 84 में, जर्नैल सिंह भिंडरावाला वो वहाँ पे थे, बागी हुए थे इंडियन स्टेट के और वहाँ पे ऑपरेशन किया गया। इसी ऑपरेशन के नतीजे में फिर बाद में जो सिख कम्युनिटी है उन्होंने इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया और ये वो पूरा तो उसकी एनिवर्सरी है, तो उस हवाले से ये अमृतसर में वहाँ पे तलवारें लहरा के वो जो लोग हैं फॉलोअर्स जर्नैल सिंह भिंडरावाला के वो वहाँ पे मुजाहरा कर रहे हैं। तो इसी तरह की एक तस्वीर जो है वो इसी तरह का एक मुजाहरा लाहौर में भी हुआ इन्हीं की सपोर्ट में, और यहाँ पे भी जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं लेकिन इनके साथ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं जो यहाँ पे मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा। और आपको नजर आ रहा है मुस्लिम सिख इत्तेहाद, और यहाँ पे जो मुजाहरा ये भी उसी 84 वाला जो वाक़या हुआ था उसी की सपोर्ट में, या वो जो लोग अमृतसर में मुतालबात जो भी उनके हैं उन्हीं की हमायत में ये यहाँ भी मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें। अच्छा, ठीक है, ठीक। इसके ऊपर एक खबर इनके साथ रिलेटेड है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ।
वो खबर ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है अगेन पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है वो वहाँ सिखों को ट्रेनिंग दे रही है और उनको सपोर्ट कर रही है वहाँ पे बगावत के लिए और इंडियन स्टेट के खिलाफ खड़े होने के लिए। उस पर आज हमारे फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर इसकी कंट्राडिक्ट भी किया है। उन्हें कहा जी अगर कोई वाज़ेह सबूत है उनके पास तो वो हमें दें। ये एक अभी मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट में आए हैं तो उनकी जो है एक आर्टिकल भी अभी हमने डिस्कस करना है इसी हवाले से जो चैलेंजेस उनको दरपेश हैं। तो बहरहाल अभी आए हैं और उन्होंने जेस्चर्स रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से जो जेस्चर्स दिए हैं वो ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों। तो उस कंटेक्स्ट में ये साथ जो खबरें चलना शुरू हो गई हैं वहां से इधर और इधर से उधर और फिर ये जो मुजाहरे फिर एक मुजाहरा यहाँ पे और इस मुजाहरे में मुस्लिम कम्युनिटी की शिरकत भी ऊपर से उनका ये इल्ज़ाम कि पाकिस्तान ये कर रहा है और साथ हम तो उसकी तरदीद कर रहे हैं। तो ये कुछ मुझे कुछ यहाँ पे वो सिख कम्युनिटी का राइट है कि जहाँ पे भी वो हैं तो ये करें लेकिन इस सारी में कहीं पे मुस्लिम भी मौजूद हैं तो वो जो तासर एक बन रहा है रिकॉन्सिलेशन का नॉर्मलाइजेशन का ट्रैक टू डिप्लोमेसी का या बैक चैनल डिप्लोमेसी का चल रहा है और ताकि जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए उन पे कोई कंसेंसस लाया जाए कोई एग्रीमेंट पे उनके ऊपर लाया जाए दोनों गवर्नमेंट्स को और पूरी दुनिया भी ये चाहती है। तो वो जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है इसके नतीजे में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा रेस्ट्रेंट की पॉलिसी जो है ना वो रखनी चाहिए और इन इश्यूज के ऊपर सेंसिटिव इश्यूज हैं इनके ऊपर जहाँ के जो लोग हैं आम सोसाइटी के लोग उन्हें भी जरा केयरफुल होना चाहिए। उन्हें स्टेट सिस्टम को होस्टेज नहीं बनाना चाहिए और इंटरनेशनल रिलेशंस में खास तौर पे होस्टेज नहीं बनाना चाहिए। वो स्टेट को काम करने का मौका देना चाहिए कि वो क्या इस पे करती है और उसकी क्या पॉलिसीज हैं। तो इस तरीके से अगर हम इंक्लिनेशन शो करते हैं यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो वहाँ के मामलात के बारे में यहाँ मुजाहरे करके और वो बातें कर रहे हैं तो फिर वो जो इल्ज़ामात लगते हैं उनको एस्टेब्लिश करने में भी या दिखाने में उनको दुनिया को देखें जी हम ये कहते थे ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है तो ये भी उसी का हिस्सा है। अच्छा वैसा वैसा एक कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन साहब? अदील बोल रहा हूँ जी मैं यूएसए से। जनाब अदील साहब यूएसए वेलकम जी फरमाइए। भाई साहब आपका जो तजज़िये होते हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे होते हैं। मैं डिफरेंट टॉपिक से आपका एक व्यू लेना चाहता हूँ कि बलोचिस्तान में 1200 पंजाबी और सराइकी लोगों का कत्ल हुआ है। जी जी। तो ये किस के खाते में जाएगा? बलोचों के खाते में जाएगा या कि एजेंसियों के खाते में जाएगा? ये क्यों लोग उन पे जुल्म करते हैं और नस्ली फसादत क्यों फैलाते हैं? जी अदील साहब थैंक यू वेरी मच जी। एक सीरियस क्वेश्चन है सीरियस इशू है कि जाहिर है वो किसी खाते में भी नहीं जा रहा उसको कहीं उसका नोटिस नहीं ले रहा। अदील साहब की शिकायत जो है शायद वो ये खुद भी यही उनके जहन में बात हो कि वो किसी खाते में नहीं जा रहा उसका कोई नोटिस नहीं ले रहा। उनकी जो शहादतें हैं वो भी पाकिस्तानी हैं वो कहीं पे भी हों वो कोई पंजाबी हो कोई उर्दू स्पीकिंग हो बलोची हो या पठान हो या सिंधी हो कोई भी हो कहीं पे भी वो अगर विक्टिम बनता है इस तरह की लड़ाइयों का तो वो जाहिर है कि वो शहीद है। लेकिन यह है कि उसका वो जो है ना किसी खाते में नहीं है खाते में ज़रूर होना चाहिए। हम ये तवक्को रख सकते हैं कि जो वहाँ पे आबादकार हैं किसी भी कम्युनिटी के किसी भी सूबे में किसी भी इलाके में देखें एक स्टेट उसमें बेशुमार अब जो पश्तून है वो कराची तक फैले हुए हैं हर गांव में करिया हर मार्केट हर जगह आपको नजर आएंगी। जो भी वाइब्रेंट कम्युनिटी है जो डेवलप कर सकती है जो आगे बढ़ सकती है जो कंट्रीब्यूट कर सकती है वो मूव भी करेगी। जब वो मूव करती है तो उसके नतीजे में फिर वहाँ पे जो लोकल्स होते हैं उनमें अनरेस्ट भी पैदा होती है कि जैसे ये हमारे रिसोर्सेज पे आप आके कब्जा कर रहे हैं। तो ये जो फीलिंग है ये स्टेट का काम है कि इस फीलिंग को निगेट जो ग्रीवेंसेस लोकल कम्युनिटी की पैदा होती हैं उनको भी रिमूव करना या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना वो फिर स्टेट का काम होता है कि कोई एग्रेसिव कम्युनिटी इस लिहाज से काम वर्क फोर्स के लिहाज से वो अगर है तो वो उसको भी मूव करना चाहिए उसको राइट है कि वो काम करें स्टेट में हर जगह किसी जगह। लेकिन लोकल कम्युनिटी का जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी जो है उसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। तो बहरहाल अनफॉर्चुनेटली इस सारे सिलसिले में जो विक्टिम एक तरह से बने रहे वहाँ पे वो पंजाबी आबादकार थे और उनकी या सराइकी पंजाबी आबादकार जो थे तो बहरहाल स्टेट को नोटिस लेना चाहिए। हम तो यही कह सकते हैं इसके ऊपर। जी 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 नाज़रीन वक्त हो रहा है नेक्स्ट सेगमेंट कॉलम टाइम का। जी वड़ाई साहब
जी आर्टिकल जो आज हमने सिलेक्ट किया जी आपके लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये माइकल कुगलमैन हैं, ये सीनियर प्रोग्राम एसोसिएट हैं, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया सेंटर है ये वहाँ पे अमेरिका में, वहाँ पे ये काम करते हैं। उनका आर्टिकल है नवाज शरीफ गवर्नमेंट के एक तरह से कह लें, उन्होंने कहा जी वाइल्ड कार्ड 4 उन्होंने कहा कि वो हैं, वो उनके अनप्रेडिक्टेबल जो हैं उनके बारे में। लेकिन यह कि नवाज शरीफ को इनके बारे में बड़ा एक तरह से आप कह लें वार्न कह लें, या उन्होंने वो पॉइंट आउट किया है कि इसके ऊपर उनको जो भी वो पॉलिसीज बना रहे हैं वो बड़ी उनको जो है ना थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। एक तो उसमें अवाम के लिए भी उन्होंने ये कहा है उनको और गवर्नमेंट के लिए भी कि उसको हकीकत पसंद होना चाहिए, अवाम को भी होना चाहिए, दुनिया को भी इस नई गवर्नमेंट के बारे में रियलिस्टिक हकीकत पसंद उनकी अप्रोच होनी। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उसको बहुत बड़े बड़े नारे स्लोगन उसकी बजाय या बड़े बड़े काम जो मॉडेस्ट अचीवमेंट्स हैं वो उसकी गवर्नमेंट से उम्मीद रखनी चाहिए कि वो करेगी, बड़ी अच्छी बात है अगर इस पे आता है। जो वाइल्ड कार्ड उन्होंने मेंशन किए हैं, ऐसे 4 अवामल जिनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता और उनकी मियां नवाज शरीफ की कामयाबी का दारोमदार इनके ऊपर है। इसमें एक तो यह है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिवाइवल, और उसमें उनका ख्याल ये है कि सबसे बड़ा वो गैप जो है आमदन और अखराजात में वो है, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें उन्होंने कही, एक टैक्स रिफॉर्म्स हैं और एक सब्सिडीज़ हैं। नून लीग के मैनिफेस्टो में था कि सब्सिडीज़ को दुनिया भी ये कहती है कि जो उनको कम किया जाए और टैक्सेस जो हैं वो बढ़ाए जाएं, और वो कहते हैं जी पाकिस्तान में ये आप हैरान होगी कि 0.57% लोग जो हैं वो टैक्स नेट में हैं, सिर्फ 0.57%, 1% भी नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए कि टैक्स नेट में लोगों को बढ़ाया जाए, उसको टैक्स नेट को एक्सपेंड किया जाए और टैक्सेस जो हैं वो बढ़ाए जाएं। तो बहरहाल अगर वो इस गैप को ब्रिज करने के लिए जो आमदन अखराजात में IMF के पास जाते हैं तो फिर IMF तो अपनी शराइत लगाएगा, और वो शराइत जब अगर ये पूरी करने लगेंगे तो ये अपने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं कर सकेंगे, मर्जी की रिफॉर्म्स नहीं कर सकेंगे, फिर तो IMF डिक्टेट करेगा। तो ये इनके लिए मेजर एरिया है जिसको इन्होंने हैंडल करना है, चैलेंज एक उनके लिए है कि किस तरीके से हैंडल करते हैं। दूसरा वाइल्ड कार्ड वो कहते हैं जनरल मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ हैं, इस पे नवाज शरीफ को फैसला करना है कि उनके साथ कैसे निपटना है, और जनरल मुशर्रफ का जो है निपटना, और दूसरा इंडिया के साथ तल्लुकात, उन्होंने उसके ऊपर जनरल मुशर्रफ पे तो वो खामोश हैं, इंडिया के ऊपर उन्होंने शो किया है कि वो उनके साथ नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। लेकिन ये दोनों इश्यूज हैं जो डिपेंड करते हैं उनके फौज के साथ तल्लुकात कैसे होंगे फ्यूचर में, इनके ऊपर क्या मियां नवाज शरीफ फैसला करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ वाला फौज ये चाहती है कि जनरल मुशर्रफ को रिलीफ दिया जाए, उनको जो है ना जाने दिया जाए। अब नवाज शरीफ इस पे क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, ये दारोमदार उनके फौज के साथ तल्लुकात का इस चीज़ पे होगा। और दूसरा जो उनका दारोमदार है वो इंडिया के साथ तल्लुकात जो है, फौज एक ख़ास हद तक तो बर्दाश्त करेगी, लेकिन उससे बियॉन्ड अगर वो जाने की कोशिश करेंगे, यानी आप कह लें कि अगर लिमिट्स को क्रॉस करेंगे, हदूद को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे फौज जो है ना बीच में वो आ सकती है और इनके तल्लुकात जो हैं फौज के साथ खराब हो सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों के इश्यूज के ऊपर भी उन्हें जो है ना, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ फौज के तल्लुकात के हवाले से उन्होंने मेंशन की है कि मियां जनरल कियानी साहब की मीटिंग्स भी 3-4 घंटे की मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से, अभी भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो इमीडिएटली उसके फ़ौरन बाद जो पहली मीटिंग हुई जनरल कियानी से हुई, तो जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, जो बजट आ रहा है उसमें खबरें ये आ रही हैं कि 15% बजट जो है फौज का वो बढ़ाया जा रहा है। तो ये बहरहाल एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उसके बाद देखें कि होता क्या है ओवरऑल। सही एक इशू है इंतहा पसंदी पंजाब की, उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि पहले तो मुस्लिम लीग नून जो है उसकी कोऑपरेटिव मोड में थी, तावन उन्होंने उनका हासिल भी किया और उनके साथ ऐसा को हाथ नहीं उनको डाला, तो ये एक उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगता रहा। और उसमें शिदत पसंद 2 तरह के हैं, एक तो वो जो तालिबान वाला एलिमेंट है, दूसरे फिरका वाराना एलिमेंट है, और तीसरा लश्कर तैयबा वो एलिमेंट है। तो इनको किस तरीके से वो हैंडल करते हैं, किस तरीके से इनको कंट्रोल करते हैं। जो लश्कर तैयबा है इनके ख्याल में हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर रखा हुआ था। फिर इंडिया के साथ अगर जो मियां नवाज शरीफ हैं तल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं तो इंडिया तो का सबसे बड़ा इशू लश्कर तैयबा है। वो जब टेबल पे बैठेंगे सबसे पहले बात वही करेंगे लश्कर तैयबा के बारे में कि जी इनको आप ये करें वो करें। तो वो मियां नवाज शरीफ जो है, जो नून लीग जो है,
नून लीग का इनके ख्याल में वो सॉफ्ट कॉर्नर है इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो यहाँ पे उनको, और फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट का भी सॉफ्ट कॉर्नर है इनके ख्याल में लश्कर तैयबा के बारे में। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर वो जो डिपेंड करेगा कि आगे जाके वो इसके ऊपर क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं। तो चौथा इशू है उनका सूबाई हुकूमत, KPK की जो सूबाई हुकूमत है वो वहाँ पे एक वोलेटाइल एरिया है, मिलिटेंसी हो रही है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करने उस रीजन को, वो PTI का बहुत उस पर डिपेंड करती है, US उसमें आता है। तो वो बहरहाल इन सब को ऑन बोर्ड लेके जिम्मेदारी आफ्टर ऑल फेडरल गवर्नमेंट की है, मियां नवाज शरीफ की होगी। तो ये चार ये जो एरियाज हैं वो कह रहे हैं कि ये ग्रे एरियाज हैं, ये वाइल्ड कार्ड, और कुछ पता नहीं कि वो इस पे के ऊपर क्या होगा। ये मियां नवाज शरीफ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पॉलिसीज अपनाते हैं, क्या डिसीजंस लेते हैं और किस तरीके से इन इश्यूज को वो हैंडल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा भाई साहब, जाते जाते वफाकी काबीना आज हलफ उठाएगी। हाँ, जाते जाते ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये तो हमारी जो है ना इसको डिस्कस ज़रूर किया जाना चाहिए। वो भी देखें उसमें जो खबरें आ रही हैं, खबरें तो वैसे तो पहले दिन से कैबिनेट हमारे साफ़ी भाई बनाए जा रहे हैं, कभी वो 10 लोगों की बनाते हैं, कभी 18 की, फिर 25 की भी बना देते हैं। थैंक यू वेरी मच उड़ाई साहब। तो बहरहाल आज से पैर को हलफ होने मुबारकबाद पहले। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज विद अमजद वड़ाइच का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। सदफ मलिक और अमजद वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।